अपन ने प्रायिकता की गुणन प्रमेय देखी थी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अगर बी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि बी घटना बी पहले से घटित हो चुकी है। अगर प्रोबेबिलिटी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी की प्रोबेबिलिटी, जबकि घटना ए पहले से घटित हो चुकी है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और याद रख लेना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि घटना ए पहले से घटित हो चुकी है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जबकि घटना ए तथा बी एक साथ पहले से घटित हो चुकी है। ठीक है, अब इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, इसमें बी अपॉन ए की और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख के। खैर, अब कुछ रिजल्ट टाइप देख लें। जैसे अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाओं को क्या मतलब होता है कि ए के घटित होने का बी के घटित होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरीके से अगर ए और बी आश्रित घटनाएं हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगली देखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब इसका जो रिजल्ट है इसको रिजल्ट वाइज याद रखना है। जैसे E1 E2 से लेकर के En तक घटनाएं हैं, ये सभी घटनाएं En से लेकर के En तक की ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और निशेष हैं। ये कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी। अपवर्जी होने का मतलब है अगर E1 घटित होगा तो और दूसरी कोई भी घटना घटित नहीं होगी। अगर E2 घटित होगा तो E1 से लेके E1 E3 E4 से लेके En तक बाकी कोई दूसरी घटना घटित नहीं होगी। और अगर En घटित होगा तो इससे पहले वाली कोई घटना घटित नहीं होगी, मतलब कोई एक घटना घटित होगी बस। अपवर्जी हैं और निशेष हैं, मतलब इनमें से ही कोई ना कोई घटना घटित होगी। ये कोई अन्य घटना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो हो सकता है घटना E1 के साथ में घटना ए घटित हुई हो, या हो सकता है कि E2 के साथ में घटना ए घटित हुई हो, या हो सकता है कि En के साथ में घटना ए घटित हुई हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए ये इसके बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए ये इसके बराबर होगा।
और ये इसके बराबर होगा। ये अपन ने प्रायिकता की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से देखा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट याद करना है। इस रिजल्ट को अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं अगर समेशन फॉर्म में रखना चाहें तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए अपॉन ई आई, जहाँ पे आई 1 से लेके n तक चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में 3 मशीन है, ए, बी और सी। ठीक है, किताबों का एग्जांपल है ये मशीनें कोई सामान बनाती हैं। तो किसी चेक में कोई सामान है, उसके ख़राब निकलने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। ठीक है, या फिर जैसे घटनाओं पे अगर ध्यान दें तो वो जो सामान है वो ए, बी और सी तीनों मशीन बनाती हैं। तो हो सकता है कि वो सामान ए ने बनाया हो, उसकी कोई पर्टिकुलर जो यूनिट है वो ए ने बनाई हो, या हो सकता है बी ने बनाई हो, और या हो सकता है सी ने बनाई हो। तो घटना ए है कि वो जो यूनिट है वो ए ने बनाई है, घटना बी है कि वो यूनिट बी ने बनाई है, और घटना सी है कि वो यूनिट सी ने बनाई है। तो ये जो तीनों घटनाएं ये परस्पर अपवर्जी हो जाएंगी, क्योंकि अगर किसी यूनिट को ए ने बना दिया तो सीधी सी बात है कि उसको बी और सी ने नहीं बनाया, और ये परस्पर निशेष घटनाएं हो जाएंगी कि ए, बी और सी तीनों में से किसी ना किसी एक यूनिट से, एक मशीन से ही वो यूनिट बनी होगी। ठीक है, अब कोई अन्य घटना है डी कि उस यूनिट का डिफेक्टिव आना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन घटनाओं को लेते हैं। बेस प्रमेय के बाद में इसके और क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, इसमें ए, बी और सी ये तो काम कर जाएंगे E1, E2 और E3 का, और घटना डी जैसे अपन ने यहाँ पे कोई अन्य घटना ली थी ना, ये काम कर जाएगी घटना ए का। देखो बेस प्रमेय, बेस प्रमेय भी ऐसे ही है। E1, E2 अप टू En, ये सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। ए कोई अन्य घटना है, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है घटना ई आई के घटित होने की, जबकि दे रखा है कि ए पहले से घटित हो चुका है। ठीक है, जबकि घटना ए पहले से घटित हो चुकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए। घटना ई आई तथा ए के साथ साथ घटित होने की प्रायिकता अपॉन घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी तरीके से तो करते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि घटना ई आई पहले से घटित हो चुकी है। और प्रोबेबिलिटी ए को अपन पिछली थ्योरम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिख सकते हैं, उसमें भी तो यही सब अजम्पशन थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En। समेशन फॉर्म में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 2 3 इनकी जगह पे अपन आई रख देंगे, ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए आई, जहाँ पे आई चलेगा 1 to n। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए। पहला काम तो है इस फॉर्मूले को याद रखना। दूसरा काम है इस फॉर्मूले को समझना, ठीक है। तो ऐसे मान के चलते हैं जैसे अपन का लास्ट वाला एग्जांपल था, उसके नोटेशंस को थोड़ा सा चेंज करें। अपने पास कोई फैक्ट्री है जिसमें मशीन है E1 E2 से लेकर के En तक, ये सब क्या है, मशीन है। अब अपन इन्हीं को घटनाएं मानेंगे कि E1 का मतलब है जैसे मशीनें कोई भी सामान बनाती है तो ये मशीन की बनाई गई यूनिट है। अपन ने कोई यूनिट ली मशीन की तो E1 अपन घटना बोलेंगे कि ये यूनिट E1 मशीन ने बनाई है। घटना E2 है कि ये यूनिट मशीन E2 ने बनाई है। इसी तरीके से घटना En अपन किसको बोलेंगे कि ये जो यूनिट है ये मशीन En ने बनाई है। अब जो अपन ने कोई दूसरी घटना ली थी ये लेते हैं अपन यूनिट का डिफेक्टिव होना या यूनिट का खराब होना। घटना ए अपन ने ली है कि भाई ये यूनिट ये निकली हुई अगर खराब हो तो अपन कहेंगे कि घटना ए घटित हुई है, ठीक है। अब जो भी यूनिट होगी किसी ना किसी एक ही मशीन ने बनाई होगी, तो ये सभी घटनाएं आपस में परस्पर अपवर्जी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई और निशेष हो गई कि जो यूनिट है इन्हीं किसी एक मशीन ने बनाई होगी। अब अपन को ये निकालना है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे सपोज करो आई की जगह पे अपन 1 लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। इसका मतलब है कि यूनिट अपन को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि यूनिट E1 मशीन ने बनाई है और देखिए जबकि घटना कौन सी घटित हो चुकी है कि यूनिट खराब है। तो अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई खराब यूनिट है। अब ये चीज़ अपन को पहले से पता है कि घटना कौन सी घटित हो चुकी है कि यूनिट का खराब होना, कि यूनिट पहले से खराब है। तब अपन को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि वो जो खराब यूनिट है वो मशीन E1 ने बनाई है, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। अब यहाँ पर RHS में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ये सब चीज़ें अपन को पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI का मतलब है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो यूनिट किसी रैंडम लॉट में निकाली हुई कोई भी यूनिट हो, वो घटना वो मशीन EI ने बनाई है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI का मतलब ये है कि अगर किसी यूनिट को मशीन EI ने बनाया है तो उस यूनिट का खराब होना, घटना एक है यूनिट का खराब होना, जबकि पहले से क्या चीज़ दे रखी है कि वो कौन सी मशीन ने बनाई है EI ने, ठीक है। तो सवाल में इधर की चीज़ें दे रखी होंगी या लगभग सारी चीज़ें दे रखी होंगी और कोई एक चीज़ पूछ रखी होगी। तो ओवरऑल ये सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है अपन का कि दो पासे फेंकें, दो पासे फेंकने पर अंकों का योग 9 से अधिक आने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। अगर अपन दो पासे फेंकते हैं तो पहले पासे पर भी 1 से लेके 6 कोई भी अंक आ सकता है और दूसरे पासे पर भी 1 से लेके 6 कोई भी अंक आ सकता है। अपन तो फिर टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसको बोलते हैं अपन सैंपल स्पेस। अपन को अगर प्रायिकता निकालनी है तो हमें चाहिए कि जो घटना अपन को दे रखी है उसके फेवरेबल कितनी स्थितियाँ बनेंगी और अपॉन टोटल कितनी स्थितियाँ बनेंगी।
तो टोटल कितनी स्थितियाँ बनेंगी, इस ये चीज़ बताती है अपन को सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो हो सकता है पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 1 आ जाए, हो सकता है पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2 आ जाए, चलो एक लाइन को तो लिख ही लो। हो सकता है पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 3 आ जाए, हो सकता है पहले पासे पर 1 और दूसरे पे 4 आ जाए, 1 5 और 1 6। पहले पासे पर 1 आए, इसके करस्पॉन्डिंग टोटल छः स्थितियाँ बनेंगी कि दूसरे पे 1 आए, 2 आए, 3 4 5 या 6 आए। पहले पासे पर 2 आए और हो सकता है दूसरे पासे पे 1 आए, इसके करस्पॉन्डिंग भी 6 स्थितियाँ बनेंगी कि पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 6। पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पे 1 आए, पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 2 आए, पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 3, पहले पर 3, दूसरे पे 4। इस तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग भी कितनी बनेंगी, 6। पहले पासे पर अगर 4 आए तो इसके करस्पॉन्डिंग भी 6 बनेंगी, पहले पासे पर 5 आए इसके करस्पॉन्डिंग भी 6 बनेंगी, पहले पासे पर 6 आए तो इसके करस्पॉन्डिंग भी 6 स्थितियाँ बनेंगी। अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने घटना को डिफाइन किया है कि अंकों का योग 9 से अधिक आना। अंकों का योग 9 से अधिक कब आएगा? देखो, अंकों का योग 9 से अधिक आने का मतलब है कि अंकों का योग 9 आए या 10 आए या 11 आए या 12 आए। अब 12 से ज़्यादा तो दो पासों को फेंकने पर उनके अंकों का योग आ नहीं सकता। पहले पासे पर अधिकतम 6 आ सकता है, दूसरे पर 6 आ सकता है, तो अधिकतम 12 ही जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक बार अनुकूल स्थितियाँ पूरी देख लो कि कितनी अनुकूल स्थितियाँ बनेंगी। ठीक है, अगर अपन पहले पासे पर 6 लें तो 9 से ज़्यादा अनुकूल स्थिति बनाने के लिए अपन को यहाँ पे कम से कम 9 से अधिक नहीं, 3 भी नहीं ले सकते, 9 से अधिक चाहिए तो अपन को कम से कम 4 लेना पड़ेगा। पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 4, पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 6। या हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आ जाए। अगर पहले पासे पर 5 है तो अंकों का योग 9 से अधिक करने के लिए अपन को यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। पहले पासे पर 5, दूसरे पर 5, पहले पर 5, दूसरे पर 6। अगर पहले पर 4 आए तो अपन को अंकों का योग 9 से अधिक करने के लिए दूसरे पासे पर 5 आना चाहिए। ये दूसरे पासे पर 6 आना चाहिए। 4 और 5 9। तो मात्र ये 3 और 2 5 और 1 6 अनुकूल स्थितियाँ बनती हैं। इनके अलावा पूरी प्रतिदर्श समष्टि में और कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी जब उनके अंकों का योग 9 से अधिक आए। ठीक है, तो अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की। तो अनुकूल स्थितियाँ घटना ई के अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। एक लाइन में टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 और पूरी लाइन है 6, तो ये टोटल स्थितियाँ बनेंगी अपनी 36। अनुकूल स्थितियाँ हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी आएगी अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति या 1/6। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं ये कहूँ कि प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांकों में से एक पूर्णांक चुना जाता है। ठीक है, प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? 1 2 3 से लेकर के 30 तक। इनमें से कोई एक पूर्णांक चुना जाता है, तो ये तो अपन का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि इसके 3 से या 5 से
विभाजित होने की प्रायिकता 3 से या 5 से। ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन दो काम कर सकते हैं कि एक तो अपन पूरा सैंपल स्पेस बनाए। सैंपल स्पेस कौन सा हो जाएगा, 1 से लेके 30 तक का, क्योंकि 30 धनात्मक पूर्णांक है, उनमें से अपन कोई एक पूर्णांक ले रहे हैं तो आएगा तो इन्हीं 30 पूर्णांकों में से कोई ना कोई। तो सैंपल स्पेस की टोटल जो स्थितियाँ हैं वो कितनी हो जाएंगी, 30। अब आगे लिखा हुआ है कि 3 से या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता। तो इनको अपन ऐसे करते हैं, चाहे तो अपन एक साइड में अनुकूल स्थितियों में बना सकते हैं कि उन सभी पूर्णांकों को ले लेते हैं जो या तो 3 से विभाजित हो रहे हों या 5 से विभाजित हो रहे हों। ठीक है, पर इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। बजाय इसके अपन को ऐसे करना चाहिए कि घटना ए लो, पूर्णांक का निकाले गए जो भी पूर्णांक अपन ने चुना है उसका 3 से विभाजित होना, 3 है ना, घटना बी लें, उस पूर्णांक का 5 से विभाजित होना। अब अपन इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, तो देखो टोटल स्थितियाँ 3 है। अगर 1 से लेके 30 तक पूर्णांक है, अपन कोई एक पूर्णांक लें, हो सकता है 1 होगा। 1 से लेके 30 धनात्मक पूर्णांक है, अपन उन 30 पूर्णांकों में से कोई एक रेंडमली चुनते हैं, तो हो सकता है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे करके वो 30 में से कोई भी हो सकता है। तो टोटल स्थितियाँ बनेंगी 30। अब इन 1 से लेके 30 तक जो पूर्णांक हैं इनमें 3 से विभाजित कितने हैं, तो 10 3 से विभाजित होंगे। देख भी सकते हैं अपन, 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल है ये, तो 30 तक कितने आएंगे, टोटल 10 आएंगे। तो 3 से विभाजित होने के अनुकूल जो नंबर है, अनुकूल जो पूर्णांक है वो 10 है, टोटल 30 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल, अब 5 से विभाजित कितने होंगे, 5, 10, 15, ऐसे करते करते 30 तक कितने होंगे, 6 होंगे, 6 पंजो 30, तो 6/30 इक्वल 1/5। ठीक है। अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। इसका अपन ने पहले मतलब समझा था कि घटना ए या बी की प्रायिकता। तो यहाँ भी तो अपन से यही पूछा है कि घटना कि 3 से या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता। अगर इन्होंने कहा होता 3 से और 5 से विभाजित होने की प्रायिकता, तो अपन निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी, या ऐसे बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पर इन्होंने पूछा है 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता, तो अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, जिसको अपन ऐसे ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका अपन ने सूत्र भी देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब घटना ए तथा बी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। घटना ए है 3 से विभाजित होना, घटना बी है 5 से विभाजित होना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ऐसा पूर्णांक निकले जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। अब 1 से लेके 30 तक ऐसे सिर्फ दो पूर्णांक है, 15 और 30, जो 3 से भी विभाजित हैं और 5 से भी विभाजित हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 15, और तो देखेंगे 1 से लेके 30 तक 15 से कितने नंबर विभाजित हैं, तो 15 और 30 सिर्फ 2 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, या 1/15। अब इन सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। वैसे इसके बजाय अगर सीधा इन्हीं को रखते तो ज़्यादा सही रहता है ना। खैर 15, 5 + 3 - 1, 7/15। ये अपन का आंसर है।
ये तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, एग्ज़ाम में इतने सीधे आते नहीं है वैसे। अपने सिलेबस में एक और है, प्रायिकता बंटन। इसको भी देखें। प्रायिकता बंटन के लिए पहले तो कोई एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है और उस पे एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ चर होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन में डिसाइड होते हैं, या तो क्वेश्चन पढ़ के सूटेबली अपन डिसाइड करते हैं। अब प्रायिकता बंटन का सीधा साधा मतलब समझते हैं। जैसे कोई प्रयोग हुआ, ठीक है, उस प्रयोग में अपन ने कोई चर x डिसाइड किया, ठीक है। उस चर x की वैल्यूज आएंगी x1 स्मॉल ले लेते हैं, x2, x3 और x4। माना उस चर की 4 वैल्यूज आई। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने 4 सिक्के फेंके, तो ये अपन का प्रयोग हो गया। अब चर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। एक प्रयोग में तो बहुत सारे चर बन जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, 4 सिक्के फेंके हैं, तो उन 4 सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता, 4 सिक्कों पर चित आने की संख्या। जैसे 4 सिक्के फेंके तो हो सकता है उन पर कोई चित नहीं आए, हो सकता है चारों के चारों सिक्कों पर पट आ जाए, या हो सकता है 4 सिक्कों में एक सिक्के पर चित आए, या हो सकता है 4 सिक्कों में 2 पर चित आए, या 3 पर चित आए, या हो सकता है चारों में से 4 पर चित आए। अब इस तरीके से वेरिएबल की टोटल 5 वैल्यूज़ हुई, 5 भी ले लो फिर, ठीक है। इस तरीके से प्रयोग डिसाइड होगा, प्रयोग के अंदर वेरिएबल डिसाइड होगा। वेरिएबल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब जाके वेरिएबल दिमाग में आएगा। ऐसे तो एक जो कॉलम बनेगा वो तो वेरिएबल की वैल्यूज़ का बन गया। जैसे यहाँ पर बन जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब P है करस्पॉन्ड उस वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे 0 का मतलब है कि 4 सिक्के फेंके और चारों के चारों सिक्कों पर पट आ गया, चित एक भी नहीं आया। चित कितने आए? 0। तो 4 सिक्के फेंकने पर 0 चित आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। 4 सिक्के फेंकने पर एक चित आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसको 0 कर लेते हैं इसको। 4 सिक्के फेंकने पर 2 चित आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये जो टेबल बनेगी, इस टेबल को बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रायिकता बंटन, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अपन ने 4 के बजाय 2 सिक्के उछाले, ठीक है। x को लिया अपन ने चित की संख्या, तो हो सकता है एक भी चित नहीं आए, हो सकता है एक चित आ जाए, हो सकता है 2 चित आ जाए, क्योंकि अपन ने 2 सिक्के फेंके हैं। दो सिक्के फेंकने पर एक भी चित नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो इसके लिए अपन को सैंपल स्पेस चाहिए कि अपन ने 2 सिक्के फेंके हैं, तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, एक पर हेड और एक पर टेल आए, हो सकता है एक पर टेल और एक पर हेड आए, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो अपन की कुल 4 स्थितियाँ बनेंगी, 4 अपन की कुल स्थितियाँ बनेंगी। अब इन चारों स्थितियों में से ऐसी कितनी स्थितियाँ जिनमें एक भी सिक्के पर चित मतलब हेड नहीं आ रहा, एक भी सिक्के पर चित नहीं आ रहा, इसमें मतलब कुल स्थितियाँ कितनी है? अनुकूल स्थितियाँ कितनी है? 1, क्योंकि इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है। इस स्थिति में कोई हेड नहीं आ रहा, तो 0 हेड आने की या 0 चित आने की जो अनुकूल स्थितियाँ हैं वो है 1 और टोटल स्थितियाँ हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4।
अब एक हेड आए, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी स्थितियाँ हैं? एक हेड, यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है, तो एक हेड आने की अनुकूल स्थितियाँ हैं 2, कुल स्थितियाँ हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, या 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब 2 हेड आने के करस्पॉन्डिंग एक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है और यहाँ पर कोई हेड नहीं है, तो 2 हेड कितनी स्थितियों में है? एक स्थिति में, तो अनुकूल स्थितियाँ 1, कुल स्थितियाँ 4, तो अपन की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4, और ये होगा अपन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रायिकता बंटन। ठीक है, इसमें एक रिजल्ट है वो याद होना चाहिए। जैसे अपन का कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x1 x2 अप टू xn, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है p1 p2 अप टू pn। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है p1 प्लस p2 प्लस pn, इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है ये 1 होता है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई x1 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस x2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस xn आने की प्रोबेबिलिटी, तो जाहिर सी बात है कि x1 x2 xn कुछ ना कुछ तो आएगा, तो सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना है? 1। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब एक छोटी सी डेफिनेशन है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स में से पूछते तो कम है, पर आजकल जिस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं तो पूछ सकते हैं। प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशन, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद रखनी है, और अगर ये याद रहेगा ना तो इसके सवाल भी हो जाएंगे। अगर अपन को x की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, मतलब वेरिएबल x की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो ये होती है समेशन पी आई एक्स आई, जहाँ पे i इक्वल 1 to n होगा। जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यूज चलेंगी x1 से लेके xn तक, तो उनको करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे अपन। इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल x का मीन या वेरिएबल x का माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार दोबारा देखें, तो चर x का माध्य बराबर, जिसको अपन म्यू से भी लिखते हैं, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल समेशन i इक्वल 1 to n पी आई एक्स आई। जो भी यहाँ पर लिखा हो उस वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन का सम, ये होगी अपनी एक्सपेक्टेशन। तो चर x का प्रसरण बराबर, देखो और कुछ नहीं तो हो सकता है, इनको सीधे क्वेश्चंस में ही पूछ लें। समेशन एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू कह लें चाहे एक्स बार कह लें, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर अपन समेशन फॉर्म में लिखें तो समेशन i इक्वल 1 to n, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन उस चर से, तो एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इसके लिए एक और सूत्र दिया जाता है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये याद रखना है। ठीक है, अब ये तो अपन का प्रसरण हो गया। अगर मानक विचलन निकालना है तो इसी का अपन रूट ले लेंगे। द्विपद बंटन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे है कि कोई घटना है ई, ठीक है, अपन कोई परीक्षण कर रहे हैं, अपन को प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई घटना ई है, तो घटना ई की सफलता की प्रायिकता है पी और असफलता की है क्यू। इसमें दो ही चीज़ होंगी, या तो सफलता या तो असफलता। तो जाहिर सी बात है कि या तो सफलता मिलेगी या तो असफलता, तो P प्लस क्यू इक्वल 1 होना चाहिए। अब अपन n परीक्षण कर रहे हैं। n परीक्षणों में हो सकता है कि हमको r बार सफलता मिले। अगर r बार सफलता मिलेगी तो n माइनस आर, n परीक्षण r बार सफलता मिली तो n माइनस आर बार अपन को मिलेगी असफलता। ये चीज़ अपने आप समझने वाली। तो अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर सफलता की प्रायिकता p है, असफलता की प्रायिकता q है, तो n परीक्षण करने पर r सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी? तो ये होगी n सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस आर। ठीक है, n में से r परीक्षणों की सफलता में r बार सफलता मिलने की प्रायिकता n सी आर p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस आर। अगर अपन द्विपद बंटन का प्रायिकता बंटन बनाए तो यहाँ पे x हो जाएगा अपन की सफलताओं की संख्या। तो हो सकता है कोई सफलता नहीं मिले, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, या हो सकता है अपन को n में से n सफलता मिले। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 0 सफलता मिलने की प्रायिकता n सी 0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0। 1 सफलता मिलने की प्रायिकता n सी 1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1। 2 सफलता की हो जाएगी n सी 2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। इसी तरीके से n में से n सफलता मिलने की प्रायिकता हो जाएगी n सी n p की पावर n q की पावर n माइनस n। ये बनेगा अपन का प्रायिकता बंटन। एक इसमें रिकरेंस फॉर्मूला है, या पुनरावृत्ति सूत्र। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ r प्लस 1 मतलब r प्लस 1 सफलताओं की प्रोबेबिलिटी इक्वल n माइनस आर अपॉन r प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r। तो n माइनस आर अपॉन r प्लस 1 इंटू r सफलताओं की प्रायिकता। अब इसका प्रूफ तो क्या ही करना, सीधे याद रख लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 2 और रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो द्विपद बंटन का माध्य बराबर NP और द्विपद बंटन का प्रसरण बराबर NPQ। ये दोनों चीज़ें भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रसरण NPQ है तो मानक विचलन वो रूट NPQ हो जाएगा। पर प्रसरण को अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। और मानक विचलन को क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो उसका रूट लग जाएगा उसमें। ठीक है, बस इनके क्वेश्चन बचते हैं।